मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं जीनियस एकेडमी के डायरेक्टर अमित यादव जी से। सर, आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपको। सर, 18 साल जीनियस एकेडमी को हो गई है। हाँ जी। ये दौर काफ़ी लंबा रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, काफ़ी 18 साल पहले की पीछे की बात करें हम, तो उस दौर में अपने शहर में सरकारी नौकरियों के लिए, जिनको हम प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, तो कोई ऐसी सुविधा थी नहीं बच्चों के लिए। जी। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स या तो रेवाड़ी जाते थे या फिर दिल्ली जाते थे। जी। इन दोनों ही शहरों में जाते थे। अपने महनड़ में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। जी सर। उस समय मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों को यहीं पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ताकि एक गरीब बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना साकार कर सके। जी सर। फिर हमने ये प्रयास किया। शुरुआत में तो आपको पता है कि ये दौर ही नहीं था। कोचिंग करने के लिए बच्चे लंबे समय के लिए तैयार नहीं थे और कम समय में रिजल्ट्स नहीं आते थे। जी। फिर काफ़ी सारी समस्या भी थी, पेपर लीक भी हो जाते थे, भर्तियाँ लंबे समय तक भी चलती थी, और ये कहें कि भाई भ्रष्टाचार भी था नौकरियों में। तो ये काफ़ी संघर्ष भरा दौर है। उस दौर में भी ईमानदारी से बच्चों को अपनी मेहनत से नौकरी मिल सकती है। ये हमने अपने इलाके को, अपने बच्चों को सिखाया कि आप अपनी मेहनत कीजिए और मेहनत के बल पे आप आगे बढ़ेंगे। और बेटियों को तो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता था कि इन पे हम जितना खर्चा करेंगे वो खर्चा इनकी शादी में लगाएंगे, बजाय इनको हम पढ़ाने के या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए। तो हमने वो नज़रिया भी धीरे धीरे, 2 बेटियां लगी, फिर 4 लगी, तो पेरेंट्स का जो नज़रिया था बदला कि ये हमारे भविष्य की पूंजी है, और जितना खर्च हम बेटे की पढ़ाई के लिए या उसकी नौकरी के लिए या उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए कर सकते हैं, उतना ही हम बेटियों पे भी खर्च करें, तो ये हमें दुगने उत्साह, दुगनी मेहनत से रिजल्ट देंगे। जी सर। सर, आपकी सबसे बड़ी परेशानी इस एकेडमी को जैसे आपने स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे है कि पूरे हरियाणा में फेमस है, और हरियाणा से बाहर अन्य राज्यों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। आप हॉस्टल सुविधा भी दे रखे, सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवाते हो, लेकिन आपका सबसे मुश्किल दौर क्या था और आपने उसको कैसे कवर किया? देखिए, जब कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो मुश्किलें आती हैं। जी सर। और दौर कोई भी हो, हमें मानते हैं कि दौर गुजर जाता है। जी। अच्छा दौर भी चलता है और हर जगह स्ट्रगल होता है, और बुरा दौर भी चलता है। जी। बुरा दौर ये होता है जब बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं और जी तोड़ हमारे कहने से वो प्रयास करते हैं नौकरी पाने का, फिर एकदम से पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया और परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई। तब वो जो बच्चे टूट के घर आता है, क्योंकि माँ बाप एक आशा विश्वास के साथ भेजता है बच्चे को एग्जाम देने के लिए कि आज मेरा बेटा या बेटी लग के ही आएगा, और वहाँ जाके पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, घर भी नहीं पहुँचे, उससे पहले पता चला कि परीक्षा ही भंग हो गई और परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। तो वो उसके बाद फिर से बच्चों को जोड़ना और उनके उत्साह को बरकरार रखना कि बेटा अच्छा समय आएगा, अपना टाइम आएगा, वो हमारे लिए बड़ा चुनौती भरा और स्ट्रगल पूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा एकदम से टूटता था। हालांकि अभी ये दौर कम हुए, पहले तो चाहे बात केंद्र सरकार की नौकरियों की हो चाहे हरियाणा सरकार में, ये काफ़ी समय से ऐसा चलता रहा था। डिफेंस में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि पेपर लीकेज हुए और पोस्टपोन भी हुई परीक्षाएं, लेकिन अभी काफ़ी व्यवस्था में सुधार भी है। और दूसरा कि एक टाइम पे नहीं होती थी भर्तियाँ, जैसे अभी समय दे दिया, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, 10 महीने बाद होगी, और विद्यार्थी तैयारी करता रहता था, लेकिन वो एक दिन जाके कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ महसूस करता था। उस दौर में भी बच्चों को बनाए रखना हमारे लिए बड़ा स्ट्रगल पूर्ण हुआ, और ये दिखाना कि मेहनत से बच्चे लग सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, और इस इलाके के बच्चों में टैलेंट है, पहले भी था, अब भी है, लेकिन वो छुपा हुआ था। हमने उसको निखार के और सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। जी सर। अभी जैसे आप बात कर रहे थे सरकार की नीतियों के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो नो डाउट कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ आपकी भी मेहनत उतनी है उस सफलता के पीछे। जी हाँ, हमारी पूरी टीम है। हाँ। सभी अध्यापक साथ मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन आप सरकार की नीतियों से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं, और क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे? देखिए, पहले के मुकाबले
मुकाबले काफ़ी सारे सुधार हुए। खासकर अपने हरियाणा प्रांत की बात करें तो HSSC ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की हैं, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, सकारात्मक चीज़ें आई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और विद्यार्थियों की मांग रहती है। जी सर। सबसे बड़ी मांग तो ये रहती है विद्यार्थियों की कि सिलेबस फिक्स किया जाए और पेपर का टाइमिंग फिक्स किया जाए। जी। आप 15 दिन पहले बता देते हो कि परीक्षा होगी तो ये सही नहीं है। आप परीक्षा से 3 दिन पहले कह देते हो कि अब की बार सिलेबस ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। बच्चों ने तैयारी की कंप्यूटर की, आप दे रहे हैं 4 दिन पहले बता के हिंदी ज़्यादा, तो वहाँ गड़बड़ होती है। अपना पड़ोसी राज्य राजस्थान, वो पहले बता देते हैं कि भैया मई में रिट की एग्जाम होगा या फेब में रिट का एग्जाम होगा, उस समय पटवारी का एग्जाम हो, वो 7 महीने पहले डिक्लेयर कर देते हैं। अब 7 महीने बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं और उचित समय पे हो जाता है और उनका सिलेबस फिक्स होता है। सिलेबस में कि ये पोर्शन आएगा, ये टॉपिक्स आएंगे जीएस के अंदर, ये टॉपिक आएंगे इंग्लिश के अंदर, ये टॉपिक आएंगे हिंदी के अंदर, और बच्चा उन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ हमें मांग करते हैं कि कम से कम अगर सिलेबस नहीं बताए सरकार तो ये बता दीजिए कि मैथ्स 50 नंबर का आएगा, रीजनिंग 20 की आएगी, या जितने की इच्छा है बोर्ड की HSSC की, इतने नंबर का ये सब्जेक्ट आएगा। कम से कम सरकार ये चीज़ें फिक्स कर दे। जी सर। CET का जो मुद्दा है आज के दिन काफ़ी वो है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल स्टैंड के ऊपर खड़ा होता हूँ। इस तरफ भी मेरे विद्यार्थी होते हैं, इस तरफ भी मेरे विद्यार्थी होते हैं। हमने जी तोड़ मेहनत किए बच्चों ने। मेरे पास एकेडमी में 80 नंबर लाने वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 75 वाले भी 30 से 40 बच्चे हैं, 70 वाले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और 65 वाले भी हैं। और एक मेरा ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर आया था, उसने मेरे पास 1 या 2 महीने ही पढ़ा या कम तैयारी कर पाया, वो स्टूडेंट 50 नंबर पे बैठा, वो भी मेरा ही स्टूडेंट है। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें अब की बजाय सरकार को, बोर्ड को पहले तय कर देना चाहिए कि जब पहले आप दे चुके कि ये टेस्ट क्वालिफाई ही करना होगा, और उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए था। पेपर बहुत ईजी लेवल था, आप अगर क्वालिफाई करते तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा बढ़ाना था, क्योंकि इस पेपर में आपका उद्देश्य ये था कि हम भीड़ कम करें, बच्चों की गैदरिंग कम हो। सेकंड पेपर फर्स्ट में छट जाए, मेरिटियस बच्चे आगे आए, क्रीम हम छाटना चाहते हैं। लेकिन आप 40 नंबर पे तो भैया नॉर्मल बच्चा भी आ जाएगा, जो थोड़े तुक्के भी मारता है, हो सकता है 20 उसको आते हो, 10-12 के तुक्के लग गए तो वो भी कंपटीशन में आ जाएगा। तो कहीं भी छटाई नहीं हुई, कम नहीं हुआ। तो इस प्रयास में तो जो सरकार डिसीजन ले या जो कोर्ट डिसीजन लेगा, हम उसके साथ हैं, क्योंकि जिसके 70 नंबर हैं अगर वो दोबारा पेपर देगा तो वो तो मेहनत उतनी ही करेगा। बिल्कुल। 40 वाला जो है उसको समय कितना मिलेगा, हम मान करो अगर 1 महीने बाद सरकार परीक्षा रख देती है तो मेरा मानना है कि जो बच्चा क्वालिफाई मार्क्स ही लेके आया है वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, उसको समय ही नहीं मिलेगा। वो 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, वो फिर 50 पे ही रहेगा। बाकी सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि क्वालिफाइंग को भी दूसरा टेस्ट देने दिया जाए, तो वो भी ठीक है। और लेकिन जिन बच्चों के 80 नंबर हैं वो बच्चे तो जरूर चाहेंगे कि इनको शामिल ना किया जाए, बल्कि हमें ऊपर से मेरिट छांट के बनाया जाए। तो मेरे तो सारे ही स्टूडेंट हैं, 80 वाला भी मेरे पास है, 75 वाला भी, मैं सभी के साथ हूँ। जो डिसीजन लेना है कोर्ट को लेना है, सरकार को लेना है, लेकिन ये चीज़ें टेस्ट से पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में भ्रांति ना रहे और गुट भी ना बने। 70 वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनका दूसरा टेस्ट हो, आप भी समझ सकते हैं। 70 से ऊपर चाहते हैं, हम तो सीधे सेकंड पेपर में बैठे और सेकंड में हमें कंपटीशन कम मिले, और 50 वाला चाहेगा कि यार गलती से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरे को मौका मिले, तो वो भी चाहेगा। तो दोनों ही बातें हैं। सर, जीनियस एकेडमी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है, नो डाउट पूरे हरियाणा की टॉप एकेडमी है। नहीं, वो आप मान रहे हैं, ये सब रिजल्ट से महेंद्रगढ़ में आपकी एकेडमी है, क्या हम आने वाले टाइम में इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं कि आपकी एकेडमी बाहर और जगह? देखिए, विस्तार जो है हर चीज़ की ग्रोथ होती है और विस्तार होना चाहिए, हमारे मानना है। लेकिन इन मामलों में मैं थोड़ा सा चूजी इंसान में मान लिया, क्योंकि मेरा ही मानना है कि मैं जहाँ पढ़ाऊँ मुझे पढ़ाने को मिले। फ्रेंचाइज दे देना, संस्था के नाम बढ़ाने के लिए हम जगह जगह सेंटर खोल दें, वहाँ पे मैं अच्छी टीम नहीं भेज पाऊँ, मैं खुद वहाँ पे जाके मेहनत ना कर पाऊँ, उन बच्चों को मैं अच्छे से संभाल ही ना पाऊँ, तो फिर मेरा मकसद केवल वहाँ से फीस इकट्ठी करना और संस्था की रेपुटेशन बढ़ाना वो नहीं है।
क्योंकि फिर गिरावट शुरू हो जाती है इंसान में। तो मेरा तो मानना ये है कि ये मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि है। मैं यहीं पर ही पढ़ाऊँगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब तक विद्यार्थी मुझसे पढ़कर खुश हैं और उनको लग रहा है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ और विद्यार्थियों से उसका बेस्ट निकलवा पा रहा हूँ, जी सर। तो मेरा ऐसा विस्तार करने का कोई भी इरादा नहीं है। ओके, तो सर आपका एक इंस्पिरेशनल मैसेज लोगों के मतलब जो युवा हैं उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आने वाली जो 1 साल रहेगी, वर्ष 2023, अभी यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज के रूप में घोषित किया है। अपने हरियाणा सरकार भी पूरा प्रयास करे, अभी बाजरा को प्रोत्साहन देंगे, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देंगे। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये 2023 का जो साल है ये मोटी नौकरियों का साल है और इसमें बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज हैं। देखिए, चंडीगढ़ पुलिस अभी वैकेंसी निकालने वाली है, 951 के लगभग पोस्ट। दिल्ली पुलिस भी अभी अलर्ट होने वाली है वैकेंसीज। उसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई हुई है। एचएसएससी टायर 2 अपना लेगी, जो एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसी के माध्यम से हरियाणा पुलिस की भर्तियां निकलने वाली हैं। तो ये जो अगला साल रहेगा, टीचर की भर्ती, आज ही पीजीटी का विज्ञापन जारी हो रहा है, टीजीटी की भर्ती आ रही है। तो अध्यापक वालों के लिए भी, स्टेट वालों के लिए भी भर्तियां रहेंगी। केंद्र सरकार भी केवीएस की वैकेंसी निकालने वाली है। तो मेरा मानना है कि 2023 बम्पर भर्तियों का साल रहेगा और 24 तो चुनाव का है, आपको पता है। तो 23 का जो साल है, इसमें हर युवा बेटा बेटी अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट एफर्ट करें और उनको 100% इस साल में अगर वो पूरी जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो उनको नौकरी जरूर मिलेगी। तो जो आप बता रहे हो कि 2023 के अंदर जैसे कि भर्तियां होंगी ज़बरदस्त तरीके से, तो उन जो विद्यार्थी आपके पास तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए, सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि हम उन पर उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जी। जो भी विद्यार्थी आएगा यहाँ पे, वो विद्यार्थी जितनी मेहनत करता है हम उनसे, उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारा लोगो है कि हम आप पर, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। जी सर। और यही हमारी सबसे बड़ी उसके लिए सुविधा रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी सुविधा होती है नौकरी को पाना। जी सर। अगर मैं बात करूं भाई, सारे रूम जो हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना है हर क्लासरूम में पूरी सुविधा है, प्रोजेक्टर सुविधा है, लाइब्रेरी सुविधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक एक विद्यार्थी का पर्सनली ध्यान रखता हूँ। जी सर। उसको, मुझे लगता है जिसको, इवन कोई मेरा स्टूडेंट मुझे लग रहा है उदास है, आज अपना पढ़ भी नहीं रहा, अच्छे से एक्टिव नहीं है क्लास में, उसको बुला के पूछता हूँ, बेटा क्या दिक्कत है आपको? जी सर। कोई घरेलू परेशानी है या मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, कोई ऐसा बर्डन है आपने दिमाग में सोच रखा है, नौकरी के बारे में सोच रहे हो, तो मैं उसकी दूर करता हूँ परेशानी और उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ। जी सर। ताकि वो विद्यार्थी अपना बेस्ट दे पाए। जी। मैं खुद का भी बेस्ट देता हूँ क्लास में और विद्यार्थी से उसका बेस्ट लेता हूँ 100% क्लास में। बाकी तो आपको पता है, कोई सुविधा की यहाँ कमी नहीं है। लाइट्स, ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं और मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं देने से, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से भी बहुत अच्छी बात या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है क्लासरूम में आप कितनी मेहनत करते हैं। हमने मटेरियल सबसे अच्छा दे रखा है, जो हमारा कंटेंट है, हमारी जितनी बुक्स हैं वो सबसे बेहतर है। और ये भी अच्छी बात है कि जो भी परीक्षा होती है उन्हीं बुक्स में से, खासकर हम शनिवार को टेस्ट लेते हैं बच्चों का, वो टेस्ट में हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी टीम मिलके। हर अध्यापक अपना अच्छा, सबसे अच्छे क्वेश्चन सेट करता है, उनसे बच्चों को बहुत फायदा होता है और हमारे जो बुक्स पढ़ते हैं उनसे भी बच्चों को बहुत फायदा होता है। जी सर। सर एक बात और, अगर इस बारे में हम बात ना करें तो शायद ये बातचीत हमारी अधूरी रहेगी कि आपने लड़कियों के लिए बहुत विशेषताएं मतलब की हैं, जैसे कि फ्री बस सर्विस देते हो, उनके लिए हॉस्टल भी आपने प्रोवाइड किया है, तो आगे और क्या सुविधाएं उनको देते हो, हमने उनके बारे में एक बार बेटियों प्रकाश डालें। बेटियों के लिए बिल्डिंग ही अलग कर दी। जी सर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर, माहौल हम उनको दे रहे हैं जिसमें रह के उनको पढ़ाई पूरा दिन आराम से पूरे दिन वो पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी सुविधा है, जिस बेटी के पास लाइब्रेरी के पैसे नहीं है उनको हम रूम प्रोवाइड करते हैं, जो भी फ्री रूम है उसमें बैठ के अपना अध्ययन 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बीच में उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टाफ मौजूद होता है, वो आके पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं। यानी पूरा का पूरा उनको माहौल मिलता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिनको अपने आप को वो पूरी तरह अच्छे से पढ़ाई के प्रति डेडिकेट कर पाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्डिंग ही अलग इसी वजह से की गई है।
जो गरीब बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, और वो आप उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? देखिए, करते हो? जब से हमने संस्था शुरू की है, जी हमारा उद्देश्य यही रहा है कि समाज के हर वर्ग के बच्चे को, अमीर गरीब मध्यम वर्ग सब एक है, उन सब को शिक्षा मिले और अपनी तैयारी कर पाए। जी पहली बात तो हमारी फीस ऑलरेडी इतनी कम है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सभी साथी अध्यापक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फीस कम है, फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो हमने बाकायदा हर कैटेगरी में प्रावधान किया छूट का। जैसे कि कोई बीपीएल बच्चा आता है, कोई फादरलेस बच्चा होता है, कोई हैंडीकैप बच्चा होता है, कोई बेटी विडो है, कोई शहीद का बच्चा है, तो उनको हमने, कोई भाई एक्स सर्विसमैन है, फौजी भाई है, देश की सेवा करके आए, तो हमने उन सभी के लिए विभिन्न के हिसाब से छूट का प्रावधान किया है। जी सर। और फिर भी कोई बच्चा आके कहता है कि सर मेरे पास तो बिल्कुल देने के लिए नहीं है और मेरे को पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है बेटा लेबोरियस और अच्छा पढ़ेगा ये, जी और ये आगे कामयाब होने के इसके चांस है और मेहनत करेगा, जी उस बच्चे की भी हम मदद करते हैं। जी सर। किसी बच्चे को बुक्स की दिक्कत होती है तो हम बुक्स फ्री कर देते हैं। काफ़ी जो भी मुझे लगता है कि मैं जितनी हेल्प कर पाऊँ और मैं सभी साथी अध्यापकों की आजीविका भी चला पाऊँ, जी सर। प्लस एकेडमी के जो खर्चे हैं वो भी चला पाऊँ, जी। तो मैं उस हिसाब से उसी बेनिफिट को कम करते उन बच्चों की हेल्प करता हूँ। जी सर, हम आपकी एकेडमी से बाहर जब आपके स्टूडेंट से मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ पढ़ते हो, तो वो बताते हैं जीनियस एकेडमी में पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ाता है? तो वो बोलते हैं बाबा पढ़ाता है। तो इसके पीछे क्या वो है? क्या आप महाराज थे? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे ये है कि जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, 18-19 साल से पढ़ा रहे। जी सर। तो किसी समय में ठीक से तो मुझे भी ध्यान नहीं कैसे पढ़ा, तो मैं मजाक में ऐसा कह देता था, बेटा ये क्वेश्चन का बताओ, और अभी आप ये सोच रहे हो, ये समझ ले मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी है। जी। तो मैं इनको मजाक में बोल देता था कि भाई देखो बता दिया ना मैंने आपको, बेटा आप ये सोच रहे थे। बोला सर कैसे बता? मैं कहा बेटा सीरी 1008 का कमाल है। अच्छा। तो मैं ऐसे बोल देता था प्यार से मजाक में, तो उन बच्चों ने ऐसे प्यार से मुझे बोलना शुरू कर दिया बाबा। जी। और अभी हालात ये हैं कि जब भी कोई पुराना स्टूडेंट जो कामयाब होकर गया है, एकेडमी से पढ़ के गया है, वो अपने भाई बहन को किसी को भी भेजता है एकेडमी, तो वो उनको ये नहीं बोलता है कि आप जाओ अमित सर से मिल लो और या उनसे बात कर लेना, वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ना। वो ये कहता है कि जाओ और बाबा से मिल लेना। जी। अब वो ढूंढते ढूंढते आते हैं। कई बार तो बड़ा अजीब सा वाक्य होता है। बैठी हुई थी मैडम जी मेरी वाइफ, तो उनसे आके एक बेटी बोली कि सर मैडम बाबा से मिलना है। अब उनको भी नहीं पता था कि शुरुआत में कि मेरे को ही बोलते हैं, तो बोली यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। बाबा तो यहाँ कोई है ही नहीं। बोली नहीं सर, उन्होंने बताया कि बाबा ही है। अब उन्होंने नाम नहीं बताया, बाद में उन्होंने बताया कि अमित सर को ये बाबा कहते हैं। तो उसके बाद उनको भी पता चला। तो ये तो बच्चों का प्यार से दिया हुआ नाम है। जी सर। तो अब मुझे भी आदत पड़ गई है। आपको कोई परेशानी नहीं है? मुझे परेशानी नहीं है, आदत पड़ गई है। जी सर। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को और तैयारी करने वाले, सभी सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि बेटा आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पढ़े, 1 महीने छोड़ दिया, अब सीटी का एग्जाम हो गया, अब क्या पढ़ना छोड़ दो। उससे आप उसी सिचुएशन में फिर पहुंच जाओगे जिस मेहनत से आप चले थे। देखिए 2 ही तरीके से आपको सरकारी नौकरी मिलती है। एक आपके पास रेगुलरिटी हो, दूसरा आपके पास पेशेंस हो। पेशेंस मतलब धैर्य। जैसे आप पड़ोस वाले लड़के को नौकरी मिल गई, उसकी ज्वाइनिंग आ गई मान लीजिए हरियाणा पुलिस की, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे क्या है तू बाद में, तेरे से बाद में पढ़ने लगा था, ये लग गया, तू नहीं रहेगा, तू निकम्मा है, नालायक है, ऐसे ही बोलेंगे हमें। तो सुनने का दौर है, आप लोग बेटा सुनिए उसको, लेकिन जवाब आप नौकरी लग के दीजिए। बजाय आप हताश होने के नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दी पढ़ाई, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमारा होगा ही नहीं, ये सब जो नकारात्मक बातें आप उनसे दूर रहिएगा। आपका भी टाइम आएगा और ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हृदय गम हस्ती से गुजर कर दिखाइए, अपने दिल और दिमाग से कुछ कर कर दिखाइए, और ज़िंदगी के सफ़र में तूफ़ान बहुत आएंगे। इन तूफ़ानों को चीर के आगे निकल जाइए, इन तूफ़ानों को चीर के आगे निकल जाइए। तो बेटा आप ज़रूर आगे बढ़िए और आप अवश्य कामयाब होंगे। मेरी सभी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं कि अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए और लोगों के, परिवार के, दुनिया के, मित्रों के ताने सुनिए
वो कहेंगे आप नकारा हो, आप बेकार हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो आप आशावादी बने रहिएगा। थैंक यू सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार।